Good morning, class 8th. As you all know, in previous class, as history 8th lesson, women caste and social reform has ended. I hope you all are completed your work. Now, today we read ninth lesson, the making of the national movement 1870 to 1947. नेशनल मूवमेंट का बनना 1870 से 1947 तक में. The emergence of nationalism. नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ? The developments amongst the Indian society led the people to ask a critical question: what is this country of India and for whom is it meant? जब इंडियन सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ था तो लोगों से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी कंट्री इंडिया क्या है और इसका मतलब किसके लिए है. द आंसर दैट ग्रेजुअली emerged was India was the people of India, all the people irrespective of class, color, caste, creed, language और gender. इस क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे जो है पूरी इंडिया के अंदर एमर्ज हुआ था और लोगों ने कहा कि इंडिया लोगों का जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ पर बिना डिस्क्रिमिनेशन के क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर को ध्यान में नहीं रखा जाता है. वहाँ पर इंडिया जो है सभी लोगों के लिए है. एंड द कंट्री इट्स resource and system were meant for all of them. With this answer came the awareness that the British were exercising control over the resource of India and the lives of its people, and until this control was ended, India could not be for Indians. यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन लोगों के लिए है. इस जवाब के साथ में बदलाव भी सामने आया कि ब्रिटिश इंडिया की रिसोर्स और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक ये कंट्रोल ख़त्म नहीं होगा इंडिया यहाँ के लोगों का नहीं हो सकता. This consciousness began to be clearly stated that the political association formed after 1850, especially those that came into being in the 1870 to 1880s. इसकी जानकारी सबसे पहले क्लियरली बताई गई थी. पॉलिटिकल एसोसिएशन जो फॉर्म्ड हुए थे 1850 के बाद में, स्पेशली उनके साथ में जो कि 1870 के बाद के टाइम में और 1880 सेंचुरी के टाइम में सामने आए थे. मोस्ट ऑफ दीज वर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल सच एज लॉयर. इनमें से ज़्यादातर जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे उनकी बागडोर एडवोकेट और जो भी इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे जैसे कि लॉयर्स उन सब के हाथों में थी. द मोर इम्पॉर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा, the Indian Association, the Madras Mahajan Sabha, the Bombay Presidency Association and of course the Indian National Congress. सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें थी वो थी पूना सार्वजनिक सभा, the Indian Association, the Madras Mahajan Sabha and the Bombay Presidency Association और हाँ एक और वो है हमारी Indian National Congress. Though many of these associations function in specific time parts of the country, their goals were stated as the goals of all of people of India, not those of any region, community or class. इसमें से कई ऐसी एसोसिएशन थी जो इंडिया के स्पेसिफिक पार्ट्स पर फंक्शन कर रही थी. उनका एक ही उद्देश्य था. वो उद्देश्य यही था कि सभी लोग इंडिया के ही हैं, ना वो किसी क्षेत्र से, ना वो किसी कम्युनिटी से और ना ही वो किसी क्लास से हैं, बल्कि सभी का एक ही गोल है कि हम क्या है, वी ऑल आर द पीपल ऑफ इंडिया. दे वर्क विथ the idea that the people should be sovereign, a modern conscience and key feature of nationalism. वो वर्क कर रहे थे कैसे आइडिया के साथ में जहाँ पर लोगों को एक दूसरे के साथ में जुड़ना चाहिए, सोवरन होना चाहिए, एक मॉडर्न कॉन्शियंस है और ये की फीचर है नेशनलिज्म की. In other words, they believe that the Indian people should be empowered to take decisions regarding their affairs. दूसरे शब्दों में ये माना जाता है या ये विश्वास था उनका कि इंडियन पीपल उनके पास अपनी शक्ति है और वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है किसी भी मैटर से रिगार्डिंग. The dissatisfaction with British rule identified in the 1870 century and 1880 century. ब्रिटिश रूल के साथ में ही काफ़ी जो है डिससेटिस्फेक्शन लोगों के बीच में पैदा हो गया था 1870 सेंचुरी से और 1880 सेंचुरी में भी. द आर्म्स एक्ट वॉज पास इन 1878 disallowing Indians for processing arms. In the same year, the Vernacular Act was also enacted in an effort in silence those who were critical of the government. वे इस रिसोर्स के समय साथ में काम कर रहे थे कि लोग जो है संप्रभु भी हो. संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्र का बुनियादी तत्व होता है. ये ऑर्गेनाइजेशन इस कंसेप्ट से चलते थे कि इंडियंस को अपने मामलों में फैसला लेने की आज़ादी होनी चाहिए. तो 1878 में वर्नाकुल एक्ट जब पास हुआ था तो आर्म्स एक्ट पारित किया गया था जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था. उसी साल वर्नाकुल प्रेस एक्ट भी पास हुआ था
जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। द एक्ट अलाउड the government to confiscate the assist of newspaper including their printing presses if the newspaper published anything that was found objectionable। इस कानून में ये प्रावधान था कि अगर किसी न्यूज़पेपर में कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज छपती है तो गवर्नमेंट उस प्रिंटिंग प्रेस सहित सारे पेपर्स नहीं सारी प्रॉपर्टीज जो जब्त कर सकता है। और 1883 में गवर्नमेंट ने इल्बर्ट बिल लागू करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर जो है काफी हंगामा हो गया था। द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन्स बाय इंडियंस एंड सॉट इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। ये बिल जो प्रोवाइडेड किया गया था वो एक ट्रायल था ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन का इंडियंस के द्वारा, जिसमें वो इक्वलिटी शॉर्ट करना चाहते थे। ब्रिटिश और इंडियन जजेस हमारे कंट्री के जो है उनके बीच में इक्वलिटी बताना चाहते थे। बट व्हेन वाइट अपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ द बिल, इंडियंस वर एनरेज्ड। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया गवर्नमेंट को कि उस बिल को विड्रॉ करने के लिए, तो इससे हमारे इंडियंस जो थे उन्होंने काफी विरोध किया था। द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ द ब्रिटिश ऑफ इंडिया। इस घटना से इंडिया में ब्रिटिशर्स के असली रूप का या असली उनके चेहरे का पता चला था। द नीड फॉर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैड बीन फेल्ट सिंस 1880 बट द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी डिपेंडेड दीज डिजायर। एक ज़रूरत थी सभी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें एजुकेटेड इंडियंस हो, और उन्होंने ये महसूस किया था सिंस 80 तक। लेकिन जो एल्बर्ट बिल था उसकी वजह से जो है उनको काफ़ी गंभीर जो है विवाद हुआ और उनकी जो है इच्छा भी जागृत हुई इसके लिए। तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ था जब 72 डेलीगेट्स आए थे सभी कंट्री से, वो मिले थे बॉम्बे के अंदर दिसंबर 1885 में। लेकिन इल्बर्ट बिल ने इस चार्ज को और ज़्यादा गहरा कर दिया था इंडियंस के बीच में कि उनको चाह थी कि और ज़्यादा जो है वो एजुकेटेड इंडियंस अगर सामने आए तो बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर पाएगी। द अर्ली लीडरशिप दादा भाई नेहरूजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तयाबजी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, Ramesh Chandra Dutt, S. Subramania Iyer, among others, were largely from Bombay and Calcutta. Nauroji, a businessman and publisher, settled in London and for a time member of the British Parliament, guided the younger nationalist। यानी कि इन सब ने जो है इसके साथ में पार्ट लिया था, ये सब इसमें शामिल थे। और एक टाइम ऐसा था जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे जो उनकी गाइड कर रहे थे, जो यंगर नेशनलिस्ट थे उनको। एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम, उन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले अदा किया है या इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इंडियंस को यहाँ पर लाने के लिए कई अलग अलग क्षेत्र से वो लेके आए थे एक साथ। नाउ अ नेशन इन द मेकिंग। इट हैज ऑफन सेड दैट द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 ईयर वॉज मॉडरेट। ये अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस स्टार्टिंग में जो थी वो उदारवादी थी इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। वो अपने ऑब्जेक्टिव और मेथड्स में भी बहुत ज़्यादा मॉडरेट थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। इस पीरियड के दौरान उनकी डिमांड थी कि इंडियंस के लिए आवाज़ उठाई जाए और वो गवर्नमेंट में रहे और एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके साथ में रहे। It wanted the legislative council to be made for more representative, given more power and introduced in provinces where none existed। वो ये चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बने और उसमें सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको पावर दी जाए और उन क्षेत्रों पर वो जहाँ पर उन क्षेत्रों में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल स्थापित की जाए जहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इट डिमांडेड दैट द इंडियन be placed in high position in the government। For this purpose it called the civil service examination to be held in India as well, not just in London। ये डिमांड की गई थी कि इंडियन के जो लोग हैं उनको हाई पोजीशन दी जाए गवर्नमेंट में, और इसी पर्पस के लिए उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो कि लंदन में हेल्ड होते हैं उन्हें इंडिया में भी हेल्ड करने को कहा गया। The demand for Indianization of the administration was part of movement against racism, since most important jobs at the time was monopolized by white official and the British generally assumed that Indians could not be given position of responsibility। ये डिमांड जो थी इंडियनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो एक पार्ट था मूवमेंट का रेशियलिज्म के अगेंस्ट। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स जो थी उस टाइम में वो सिर्फ और सिर्फ उस पर ब्रिटिश सरकार का ही अधिकार था।
और ब्रिटिश जनरली एज्यूम कर रहे थे कि इंडियंस को कोई भी पोजीशन, इंडियंस रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लायक ही नहीं, उनको कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाए. Since British officers were sending a major part of their large salary homes, इसलिए ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो एक बहुत ही लार्ज सैलरी घर लेके जाते थे. इंडियनाइजेशन इट वॉज होप्ड वुड ऑल्सो reduce the drain of wealth to England. Other demands introduced the separation of the judiciary from the executive, the repeal of the Arms Act, and the freedom of speech and expression. इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी. इंडियंस की मांग थी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया जाए, जिससे कि आर्म्स एक्ट को रद्द कर दिया जाए और स्पीच और एक्सप्रेशन की जो है वो फ्रीडम दी जाए. द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज. हालांकि पहले जो कांग्रेस थी उन्होंने जो है इकोनॉमिक इश्यूज पर भी आवाज़ उठाई थी. उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल के आने के कारण ही हमारे इंडिया में पॉवर्टी भी आ गई और फेमिन, अकाल भी आ गया था. लैंड रेवेन्यू बढ़ने के कारण लोग ज़्यादा गरीब, किसान और जमींदार गरीब होने लग गए थे. और जो इंपोर्ट से एक्सपोर्ट होता था ग्रेन, वो उसकी वजह से फूड शॉर्टेज भी आने लगे. देखा जाए तो इंडिया की गरीबी का अगर पूरा का पूरा जिम्मेदार कोई है तो वो ब्रिटिशर्स को माना गया था. द कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड मोर फंड्स फॉर इरिगेशन. कांग्रेस ने डिमांड की कि रेवेन्यू को रिडक्शन किया जाए, उसमें मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है उसमें भी कट किया जाए और इरिगेशन के लिए फंड्स दिए जाए. इट पास्ड मैनी resolution on the cell talks, treatment of Indian laborers abroad and the suffering of foreign dwellers caused by an interfering forest administration. ये भी कहा गया कि जो सॉल्ट टैक्स है, जो नमक पे जो टैक्स दिया जाता है, उसका सॉल्यूशन किया जाए. इंडियंस को ट्रीटमेंट दी जाए, इंडियंस लेबर जितने भी हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड भेजा जाए. और जितने भी जंगल में रहने वाले लोग जो सफ़र कर रहे हैं, जिनका कारण है कि वहाँ के फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेयर कर रहे हैं, उनको भी राहत दी जाए. All this shows that despite being a body of the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, जमींदार और इंडस्ट्रियलिस्ट. इन सब से ये शो होता है कि इन सब के बावजूद एक पढ़े लिखे संपन्न वर्ग और कांग्रेस उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि सबके बारे में बात कर रहे थे, चाहे वो प्रोफेशनल ग्रुप हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो. द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल. मॉडरेट लीडर्स चाहते थे कि जो भी डेवलप पब्लिक अवेयरनेस का हो रहा है उसमें ब्रिटिश रूल का अनजस्ट नेचर ही है. दे पब्लिश न्यूज़पेपर, रॉट आर्टिकल्स एंड शोड हाउ ब्रिटिश रूल वॉज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री. उन्होंने पब्लिश किया, न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स लिखे और उन्होंने शो किया कि कैसे ब्रिटिश रूल की वजह से हमारी जो कंट्री है उसके अंदर इकोनॉमिक जो है बहुत बर्बाद कर दिया उन्होंने. दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेज एंड सेंड रिप्रेजेंटेटिव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन. इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज किया अपने स्पीचेस के थ्रू और अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा अलग अलग पार्ट में कंट्री के अंदर, ताकि वो लोगों की एक ओपिनियन जान सके या लोगों की ओपिनियन पे जो है एक मोबिलाइज कर सके. दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रेस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडियन. उन्होंने ये फील किया कि ब्रिटिश जो है वो रेस्पेक्ट तो करते हैं फ्रीडम और जस्टिस की, इसलिए उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि उनकी डिमांड जो है इंडियंस के लिए ही है. वॉट वॉज नेसेसरी therefore was to express these demands and make the government aware of the feelings of Indians. जरूरी क्या था उनके लिए, क्या ये सारी डिमांडें एक्सप्रेस करना और गवर्नमेंट को अब इंडियंस की फीलिंग्स के बारे में अवेयर करना. सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे. फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट. टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.